तो सभी को खूब सारा नमस्कार, नमस्ते मेरे भाइयों। फाइनली बहुत बहुत स्वागत है तुम लोगों का एक और पॉडकास्ट में। जो पिछला पॉडकास्ट हम लोगों ने किया था उसमें थोड़ी सी ट्रांजिशनल फेज की बात की थी कि सीए फाउंडेशन के बाद जब तुम सीए इंटर में आते हो तो क्या क्या एक्सपीरियंसेस तुम्हें मिल सकते हैं। आज बहुत ही गंभीर टॉपिक पे बात करने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले। ये लेवल अप है ऑफ द अर्लियर पॉडकास्ट, क्योंकि दो नए लोग, मंत्री सर तो बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है, तुम्हें पता ही है। सभी को प्रणाम। अगर तुम फॉलो करते हो तो मंत्री सर को तो सभी जानते हैं। तो इट्स एन ऑनर सर टू डू द पॉडकास्ट विद यू। और मेरे साथ, हम दोनों के साथ है आदित्य जैन। तो आदित्य, पहले थोड़ा सा बताओ यार अपने बारे में, ताकि बाकी लोगों को पता चल जाए कि किस टॉपिक पर हम लोग आज बात करने वाले होंगे एंड व्हाट यू बेसिकली डू। यार आदित्य का इंट्रोडक्शन मैं कर देता हूँ भाई। आदित्य हमारा स्टूडेंट रहा है। हमारा मतलब आपका? यस, मेरा स्टूडेंट, अनुभव सर का स्टूडेंट रहा है। बहुत पुराना कनेक्शन है। नवंबर 20 एग्जाम में आदित्य ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट किया और ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट सिंस 20। और अभी ये बहुत बड़े पोस्ट पर हैं। उसके आगे की डिटेल आप आदित्य से लीजिए। थैंक यू चेतन सर, थैंक यू प्रतीक सर। जैसा कि चेतन सर ने बताया, चेतन सर और अनुभव सर, मैं जहाँ भी हूँ उसके एक बहुत अहम पिलर हैं। इन्होंने ही मुझे मेरा बेस बिल्डअप किया है। मैं शायद जहाँ हूँ वहाँ तक नहीं पहुँच पाता अगर चेतन सर और अनुभव सर उस जर्नी के पार्ट नहीं होते। प्रतीक सर से मेरा एक अलग कनेक्शन है। वो मुझे एज अ मोर ऑफ कॉलीग जानते हैं और मोर ऑफ माई सिस्टर्स कॉलीग जानते हैं। मैं उनसे पढ़ा तो नहीं मतलब कोइंसिडेंटली तुम्हारी जो सिस्टर थी वो आर्टिकलशिप में मेरी कॉलीग थी। Yes. तो शी यूज्ड टू टॉक अबाउट यू कि बहुत ही इंटेलिजेंट सा मेरा एक छोटा भाई है। बिल्कुल नहीं, उनकी नजरों में तो हम बिल्कुल नादार हैं। तो बट रहा है कि प्रतीक सर का जो पढ़ाने का स्टाइल है वो मुझे पहले से पता था कि एक बहुत इंटरेस्टिंग वे ऑफ टीचिंग है। तो यहाँ से शुरुआत करी। सीए इंटरमीडिएट मैंने यहाँ से क्लियर किया सर की गाइडेंस में। उसके बाद मैंने सीए फाइनल के लिए बॉम्बे शिफ्ट हो गया। वहाँ पे मैंने बीडीओ में पहले 1 साल आर्टिकलशिप करी फॉर ड्यू डिलिजेंस ट्रांजैक्शन एडवाइजरी। उसके बाद मैं 2 साल बिग फोर्स में करने की मुझे प्लान था, इसलिए मैं केपीएमजी में शिफ्ट हो गया। एक सेकंड आदित्य, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा क्योंकि आपने दो वर्ड्स यूज किए यहाँ पे, एक ड्यू डिलिजेंस और एक ट्रांजैक्शनल एडवाइजरी। तो ये जो है दो वर्ड्स बहुत ही नए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए हुआ अराउंड देयर। तो थोड़ा सा इनके बारे में बताओ ना। बिल्कुल। सो ड्यू डिलिजेंस एक, you can say for simpler terms, it's an extended version of statutory audit, जहाँ पे आप सिर्फ एक स्टैट्यूटरी एंगल से चीज़ों को नहीं देखते हो, आप मोर ऑफ बिजनेस और मैनेजमेंट के एंगल से चीज़ों को देखते हो। आप उसमें एक लेवल डाउन जाते हो। आप उसमें सिर्फ एक पोस्ट फैक्टर एनालिसिस नहीं कर रहे होते हो, आप उसमें एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस ले रहे होते हो। आप उसमें हर चीज़ों को ऑन रिकॉर्ड चेक कर रहे होते हो कि वेदर रेवेन्यू रिपोर्टेड इज करेक्ट और नॉट, whether is there any possibility of fraud in it, whether what are the top 5 vendors, what are the top 5 revenue streams, आपके मेजर एक्सपेंडिचर क्या हो रहे हैं। सो आप हर लाइन आइटम ऑफ P&L को बारीकी से, हर लाइन आइटम ऑफ बैलेंस शीट को बारीकी से एनालाइज करते हो, उसको डीप डाइव करते हो और उसके बेसिस पे आपके की ऑब्जर्वेशंस, की ड्यू डिलिजेंस फाइंडिंग्स और आपके जो कंडीशंस प्रेसिडेंट हैं जो डील करने के लिए आपको पहले आप मैनेजमेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपकी क्या कंडीशंस होनी चाहिए। जो आप इस डील के पहले से देख लीजिए कि आपके ये फाइनेंशियल में ऑब्जर्वेशंस रहे हैं, आपकी बिजनेस में ऑब्जर्वेशंस रहे हैं, वो एक की फाइंडिंग्स रिपोर्ट में और आप मैनेजमेंट रिपोर्ट में आप पब्लिश करते हैं। करेक्ट। जैसे अगर बेसिकली जब भी मर्जर्स एंड एक्विजिशन होते हैं तो ड्यू डिलिजेंस इज द प्रीरिक्विजिट। जैसे वोडाफोन और आइडिया अभी मर्ज हुए होंगे तो बेसिकली जो भी उनकी मीटिंग्स हुई होंगी उसके पहले ड्यू डिलिजेंस हुआ होगा दोनों कंपनीज का, एंड आफ्टर दैट दे गॉट मर्ज्ड टुगेदर। नॉट जस्ट मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, फंडिंग राउंड्स हो गए, आपका रीस्ट्रक्चरिंग हो गया, कोई एक्विजिशन हो गया, इन सब में आपको एक ड्यू डिलिजेंस की प्री रिक्विजिट होती है। ड्यू डिलिजेंस भी 2 टाइप के हो सकते हैं। एक वेंडर ड्यू डिलिजेंस होता है जो वेंडर आगे जाके करता है कि यार मैं फंडिंग ढूंढना चाह रहा हूँ। एक फर्म है वीडियो केपीएमजी XYZ फर्म, आपके पास जाऊंगा मैं, बोलूंगा मेरा एक ड्यू डिलिजेंस कर दीजिए सो दैट आई हैव अ हैंडी रिपोर्ट टू पब्लिश टू द इन्वेस्टर सेइंग दैट मेरा ये ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट है, यू कैन ट्रस्ट दिस। क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो एक चार्ट अकाउंटेंट के सिग्नेचर्स पे बिलीव करेगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर पे बिलीव करेगा और एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट पे बिलीव करेगा कि आपने एक फेयर आपका डिलिजेंस करवा रखा है बिजनेस का, तो आपके बिजनेस में फ्रॉड नहीं एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट है। सो ट्रू एंड फेयरनेस यहाँ भी रिप्रेजेंट, एब्सोल्युटली ट्रू एंड फेयर यहाँ पे रहेगा। और मटेरियलिटी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप हर 1000 रुपए का बिल नहीं चेक करोगे, आप यहाँ पे ऐसे डिसीजंस को चेक करोगे जिससे आपका मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के डिसीजन में कोई इफेक्ट आ सकता है। आप यहाँ पे हर बारीक चीज को नहीं देखेंगे। सो ग्रेट। अगर शुरू का 1 साल आपका ड्यू डिलिजेंस करा, उसके बाद आप शिफ्ट हुए स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट आपको किसी भी फील्ड में जाना तो उसके लिए बेस है।
आपको वाउचिंग से लेके अग्रीमेंट रीड सिनॉप्सिस से लेके रिपोर्ट पब्लिशिंग से लेके रिपोर्ट ड्राफ्टिंग से लेके सब चीज़ें आपको उसमें सीखने को मिलती है। आपको बेसिक एसेज का इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे सीखने को मिलता है। तो कहीं भी जाना हो, मैंने यही सोचा कि यार अगर मैं ड्यू डिलिजेंस कर रहा हूँ, इफ आई हैव टू बी बेस्ट इन ड्यू डिलिजेंस, आई हैव टू बी बेस्ट इन द बेसिक्स। इसीलिए मैंने सोचा, और बिग फोर ऑफ कोर्स मेरे को चाहिए ही था कि मुझे मेरे रिज्यूमे पे मेरे तो आपने आर्टिकलशिप बिग फोर से करी है एंड देन यू हैव डन जॉब ओवर देयर एज वेल। No. So, of course, post articleship KPMG से complete होने के बाद they give you an offer to continue there. They directly promote you to a senior position. करेक्ट। So वो ऑफर हमेशा रहता ही है। एसोसिएट 2 पे आप ज्वाइन करते हो basically। हाँ, so हर बिग फोर का अपना अपना हायरार्की होता है। KPMG में एसोसिएट, सीनियर, देन असिस्टेंट मैनेजर एंड फॉरवर्ड ऐसी हायरार्की होती है। तो आप एक स्किप करके ही डायरेक्टली सीनियर बनते हैं, बिकॉज आपने वहाँ पे इन हाउस आर्टिकलशिप करी है, तो आपको उनको स्क्रैच से सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। It means if you have done articleship, you have completed articleship in this big four, तो आप वहाँ डायरेक्टली एक ऑफर ये रहता है कि आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हाँ, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको एक कंपैरेटिवली आउटसाइड बंदे से थोड़ा सा हैं। एडवांटेज एडवांटेज मिलता है। ओके। तो वो मैं इसीलिए स्टैट्यूटरी ऑडिट से KPMG में मूव करा, क्योंकि मुझे पता था कि बिग फोर ऑन योर रिज्यूमे एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू। ओके। अपने अपने पर्सपेक्टिव हो सकते हैं इसमें, ऑफ कोर्स आपका क्या डायरेक्शन रहा है करियर में, आप क्या डायरेक्शन चाहते हैं, उसके बेसिस पे आप चूज कर सकते हैं आपको बिग फोर में जाना है या मिड साइज फर्म में जाना है। ये अपना एक अलग डिसीजन होता है, बट मुझे बिग फोर में जाना था, मेरा शुरुआत से ड्रीम रहा था, इसलिए मैंने KPMG में शिफ्ट किया। KPMG में स्टैट्यूटरी ऑडिट में काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस था, बट काफ़ी नीश एक्सपीरियंस था। मैंने सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिट किया है। ओके। कुछ एक दो असाइनमेंट्स इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड या फिर कंट्रोल्स रिलेटेड करे हैं, बट मेजरली मेरा एक्सपीरियंस स्टैट्यूटरी ऑडिट्स में था। तो आदित्य बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ फ्रॉम द स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव। अभी इंटर का रिजल्ट आया, मतलब इट्स बीन अ रियल कोइंसिडेंट कि तुम इंदौर में आए हो। हाल ही में रिजल्ट आया सीए इंटरमीडिएट का, और मेनी स्टूडेंट्स पास्ड बोथ द ग्रुप्स, और मेरे फोन पे बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि सर प्लीज बताओ बिग फोर में कैसे अप्लाई करना है, रेफरेंस कैसे अरेंज करें, व्हाट इज द प्रोसीजर। तो आई थॉट व्हाई शुड आई बी आंसरिंग इट व्हेन आई हैव नॉट डन द आर्टिकलशिप फ्रॉम बिग फोर, यू शुड बी द वन हु शुड आंसर। तो क्या प्रोसीजर होगा, थोड़ा सा उसको डिटेल में बताओ कि कैसे आज अगर मैं इंटरमीडिएट क्लियर करके बैठा हुआ हूँ, बोर्ड ग्रुप्स अच्छे मार्क्स है मेरे, तो हाउ शुड आई स्टार्ट, थोड़ी छोटी छोटी स्टेप से पूरी डिटेल स्टेप तक। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्ट फास्ट। बिग फोर्स अपना रिक्रूटमेंट आर्टिकलशिप के लिए रिजल्ट्स आने के पहले भी शुरू कर देते हैं। Okay. वो लोग एक दो राउंड ऑफ इंटरव्यू या फिर एक दो राउंड ऑफ सेशन, एक दो राउंड्स कंप्लीट कर लेते हैं हाँ, और फाइनल लिस्ट कई बार लेके बैठते हैं कि ये 100 लोगों की फाइनल लिस्ट है, इसमें से जो पास हुआ उनका हायर कर लेंगे हम लोग एज एन आर्टिकल। बट कुछ राउंड्स आर्टिकलशिप इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स के बाद भी रहते हैं। तो आप अगर अभी पास हुए हैं तो एक्ट फास्ट। अब एक्ट फास्ट के क्या तरीके हैं? फर्स्ट तरीका जो प्रतीक सर ने बताया, रेफरेंस। अगर आपका कोई रेफरेंस है, वहाँ पे कोई सीनियर है, कोई पार्टनर है, तो आप उनसे बात करके आपका रिज्यूमे HR को फॉरवर्ड करवा सकते हैं। दूसरा होता है कि जनरली बिग फोर्स में एक इंटरनल लिंक फ्लोट होती है हर एम्प्लॉय के पास, हर आर्टिकल के पास, जिसमें आप एप्टीट्यूड टेस्ट की वो लिंक रहती है, जिसमें आप क्लिक करके अपना एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं। आप बेसिस पे उसका आपका फॉरवर्ड रिज्यूमे फॉरवर्ड होता है HR के पास, और उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। पर ये इंटरनली जनरेट होती है। इंटरनली जनरेट मतलब होती ये है। एकदम से किसी आउटसाइडर पर्सन के पास हो, ये थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल थोड़ा सा है, बट शायद आप उनके करियर सेक्शन पे भी जाएंगे तो कुछ बिग फोर्स वहाँ पे मिल सकता है। कुछ बिग फोर्स अपने करियर सेक्शन में भी जब वैकेंसीज होती हैं तो डालती हैं। कई बार आपको लिंक्डइन के थ्रू मिल सकता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा कोई कनेक्शन नहीं था बॉम्बे में। मैं लिटरली डोर टू डोर रेज्यूमेस लेके गया हूँ वीडियो में ज्वाइन करने से। तुमने बिग फोर में आर्टिकलशिप ज्वाइन की है विदाउट एनी रेफरेंस? विदाउट एनी रेफरेंस। बिकॉज़ ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन बन गया। मतलब बहुत सारे बच्चे यही सोचते हैं कि किसी का रेफरेंस हो जाएगा। Yes. मतलब दे डोंट वांट टू हसल, दे डोंट वांट टू स्ट्रगल। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आदित्य बताओ क्या हुआ? I remember the day, तो जिस दिन मेरा रिजल्ट आया, मैं उस दिन उसी रात को पुणे की बस में बैठा, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था ऋषभ, वो खुद पुणे में था, EY में था। वो शायद हाँ, तो मंत्री सर और अनुभव सर से ही पढ़ा हुआ है। वो EY में कर रहा था आर्टिकलशिप। उसने बोला आ जा, देख लेंगे जो होगा, मैं तेरे को एटलीस्ट डोर क्रॉस करवा दूंगा। तो मैं वहाँ गया लिटरली, मैंने बोला मुझे आर्टिकलशिप करनी है। वहाँ पे मेरा शायद 1 या 1.5 दिन इंटरव्यू चला। उन्होंने बोला कि रिजल्ट्स इसके 1 हफ्ते में आएंगे। हमने मल्टीपल कैंडिडेट्स को इंटरव्यू किया, तो आप रिजल्ट्स का वेट कीजिए। मैं जल्दी फ्री हो गया था, मैं 2 या 3 दिन के लिए वहाँ गया था। तो मैंने ऋषभ से पूछा कि यार आसपास और कौन सी बड़ी फॉर्म है? उसने बोला कि वो व्हाइट बिल्डिंग दिख रही है ना, वो GT की ऑफिस है। मुझे टैक्सेशन हो गया, अदर एडवाइजरी सर्विसेज हो गई, इवन स्टैट्यूटरी ऑडिट में आजकल वो प्रोमिनेंट हैं। तो
मुझे उसने बोला कि वो वाइट बिल्डिंग दिख रही है ना, बस वो जीटी की है। मुझे रास्ता नहीं पता है, मुझे कुछ नहीं पता कि कहाँ जाना है, कौन सी फ्लोर पे जाना है। मैं लिटरली वॉक डाउन किया और 2 किलोमीटर वाइट बिल्डिंग में गया। मैं कोइंसिडेंटली बैकडोर से एंटर किया था, तो वहाँ पे कौन सी फ्लोर पे कौन सी कंपनी है उसका लिस्ट नहीं लगा था। मैं लिफ्ट में घुसा और 3-4 बटन्स दबा दिए रैंडमली और मैं जीटी की फ्लोर पे पहुंचा और मैं गया अंदर। मैंने बोला मुझे यहाँ पे आर्टिकल शिप करनी है। उन्होंने बोला स्टैट्यूटरी ऑडिट फिल हो गया है, आप ट्रांसफर प्राइसिंग में ज्वाइन करना चाहोगे क्या? मैंने बोला मुझे कुछ नहीं आता ट्रांसफर प्राइसिंग का, मैंने आर्टिकलशिप में सॉरी इंटरमीडिएट में कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ भी होता ही नहीं है। तो बोले एक काम करो, ये 200 पीसेस बुकलेट है, पढ़ो, 1 घंटे बाद तुम्हारा इंटरव्यू ले लेंगे। आई सैट देयर, आई रेड दैट बुक। 1 घंटे बाद उनके डायरेक्टर आए, उनके उससे पहले सीनियर्स आए, 2 राउंड इंटरव्यू उन्होंने लिए, एक डायरेक्टर ने लिया। फिर उन्होंने बोला कि आपको कॉल करके एक और फाइनल राउंड होगा, और लिटरली वो हुआ, मेरा सिलेक्शन वहाँ पे हुआ। तो आदित्य, दिस इज अ लर्निंग की सीए इंटरमीडिएट अगर आप पास हैं तो कई बार आपको इस तरह के अचानक आने वाले इंसिडेंट के लिए रेडी रहना है, रीडिंग करना आना है और तुरंत उसको रिप्रोड्यूस करना भी आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप उतने ट्रेन हो चुके हैं इंटरमीडिएट में ट्रेन आप रैंडम टॉपिक्स को रीड करके उनका सेंस बनाने में आप ट्रेन हो चुके हैं। ऑफ कोर्स जो हायर कर रहे हैं वो ये नहीं चाह रहे कि आप एक्सपर्ट होंगे उस नॉलेज में, बस वो ये चेक करें कि आपका कितना सेंस ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ थिंग्स का स्किल है आपके पास। आप कितना उस रीड करके उसको एनालाइज कर सकते हैं, कितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कितना रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, कितने ब्यूटीफुली उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। वो ये नहीं चाह रहे कि आप सेक्शन रट लोगे, आप उसको जो उसके प्रोविजन है उसकी एकदम डिटेलिंग में चले जाओगे, वो नहीं, ये नहीं चाह रहे। वो आपका एप्टीट्यूड, दे जस्ट वांट देयर योर ओवरऑल लॉजिकल थिंकिंग और थोड़ा ये कि आपने पढ़ा है तो आप कुछ ना कुछ तो वहाँ बोल ही दोगे। प्रेजेंस ऑफ बेसिक माइंड, नॉलेज आपका क्लियर है उसमें, हाँ, ये आपको वो चेक कर लेंगे। एग्जैक्टली, प्रेजेंस ऑफ माइंड और वर्किंग अंडर प्रेशर एज वेल, क्योंकि कई बार आपका आर्टिकलशिप में ऐसा मौका आएगा जब आपको अंडर प्रेशर काम करना पड़ेगा, तो वो इंटरव्यू में चेक हो जाता है। कुछ लोग जो ये पॉडकास्ट सुन रहे होंगे उनको ट्रांसफर प्राइसिंग वर्ड का मीनिंग समझा दो। ट्रांसफर प्राइसिंग इज बेसिकली अ फील्ड इन टैक्सेशन, इंटरनेशनल टैक्सेशन, जहाँ पे आपने एक वर्ड सुना होगा आर्म लेंथ प्राइस, तो उसी से रिलेटेड एक फील्ड है। ट्रांसफर प्राइसिंग दोस्तों सीए इंटर में नहीं रहता है, सीए फाइनल में आता है, इसलिए टेंशन मत लेना कि अरे हमने तो टैक्सेशन में ये पढ़ा ही नहीं है। ट्रांसफर प्राइसिंग इंटरनेशनल टैक्सेशन की फील्ड है। अगर आपका टैक्सेशन में इंटरेस्ट है तो स्पेसिफिकली आप उसमें एंटर कर सकते हो। अभी तक के पॉडकास्ट से ये 2 चीज़ें क्लियर होती आ रही थी, एक ड्यू डिलिजेंस एक फील्ड हुआ, एक ट्रांसफर प्राइसिंग फील्ड हुआ, और हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिट तो हमारा हमेशा ही बेसिक फील्ड रहा है जिसमें सभी लोग एंटर कर सकते हैं। बिल्कुल, बट स्टैट्यूटरी ऑडिट और बिग 4 से करना और मिड साइज से करना एक बहुत अलग डिफरेंस होता है। तो फिर इवेंचुअली अप्लाई कैसे किया? तो ग्रैंड थॉर्टन में तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, हाँ, बट दैट वाज नॉट इट, यू वांटेड बिग 4, तो कैसे हुआ फिर बिग 4? ग्रैंड थॉर्टन में मेरा पुणे हुआ। आई वांटेड कि बॉम्बे इज अ बिग सिटी, आई वांट टू बी इन दैट सिटी। तो बॉम्बे में वापस ग्रैंड थॉर्टन का हाफ इंटरव्यू देके मैं वहाँ निकल गया बॉम्बे के लिए। फिर बॉम्बे में मैंने वापस से हसल किया, मैं लिटरली डोर टू डोर टॉप 20 फर्म्स को सर्च किया और गया और इंटरव्यू दिए। उसी लक में मुझे बीडीओ मिल गया, मैं बीडीओ में एंटर किया। मैंने बोला मुझे आर्टिकलशिप करनी है। व्हाट इज बीडीओ? बीडीओ इज अनदर बिग 6 फर्म, लाइक बिग 4, उसके बाद जीटी एंड बीडीओ आर द 2 टॉप फर्म्स अनदर। ओके, तो बीडीओ इज अनदर बिग फर्म, उसमें मैं गया, वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा वहाँ पे ड्यू डिलिजेंस में हो गया। उसके बाद बिग 4 बीडीओ में वर्क करते करते मुझे धीरे धीरे पहचान हुई बॉम्बे में, धीरे धीरे लोगों को पहचानना शुरू किया। तभी मुझे एक फ्रेंड मिला जो केपीएमजी में काम कर रहा था। उसने बोला कि ऐसे इंटरनल मेलर्स फ्लोट होते हैं, तो अगली बार जब भी मेरे पास मेलर आएगा या फिर करियर्स वेबसाइट पे कुछ आएगा तो मैं तुझे बता दूंगा। तो आप अगर आपको बिग 4 में जाना है तो आप कॉन्स्टेंटली या तो किसी लिंक, आजकल लिंक्डइन पे कनेक्ट करना बहुत ईजी है, आप 10 लोगों को रिक्वेस्ट भेजेंगे, कोई ना कोई एक रिस्पॉन्ड करेगा ही करेगा। तो आप मुझे कनेक्ट कीजिए, आप बोलिए कि आपके पास कोई भी लिंक आए तो मुझे फॉरवर्ड कीजिए, या फिर आप उनके करियर सेक्शन में कॉन्स्टेंटली निगाह बनाए। दे आर वेरी स्किल्ड एट दिस, वो और 10 लोगों को आराम से रेगुलरली मैसेजेस करते रहते हैं, एक हाथ का रिपोर्ट आ ही जाते हैं लोगों को। तो दैट्स वन ऑफ द प्रिसाइज एंड वन ऑफ द इफेक्टिव वे टू गो इनटू बिग 4। आप उसके थ्रू कहीं ना कहीं आप क्रैक कर ही लेंगे। सो अनदर मिसकंसेप्शन कि अगर मेरा फर्स्ट ईयर में वहाँ नहीं होता है सो आई विल नेवर बी एबल टू जॉइन ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप, ऐसा नहीं। अगर आप स्किल्स में अच्छे ट्राई करेंगे तो, हाँ, ट्राई करेंगे, आपका अच्छा इंटरव्यू गया, आपके बैकग्राउंड अच्छे हैं कंसेप्चुअली, तो आपका हो जाता है। देयर मे बी सम अपॉर्चुनिटी, यस देयर मे बी सम, नॉट लॉट बट देयर वुड बी सम अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि वो लोग भी अच्छे रिसोर्सेज सर्च करते हैं। तो अगर अपन समराइज करें तो एक तरीका तो ये हो गया कि मेरे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है, चाचा विधायक है मेरे और वो बिग 4 में लगवा देंगे आर्टिकलशिप, तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये कि हासिल करो, लोगों से मिलते रहो, कॉन्टैक्ट्स डेवलप करो, इंटरव्यूज देते जाओ, मे बी यू विल गेट सिलेक्टेड, यू हैव टू एक्ट रियली फास्ट। लिंक्डइन पे कनेक्ट करना, दैट इज अगेन गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
और क्या तरीका हो सकता है? और तरीका एक और है, अगर आपका अच्छा कॉलेज है तो आपके कॉलेज में भी कैंपस में कई बार बिग फोर्स आते हैं, ओके तो वो भी एक तरीका है जिसके थ्रू आप बिग फोर्स में जा सकते हैं। उसके अलावा कई बार Naukri.com और लिंक्डइन के अलावा भी कई जो रिक्रूटमेंट वेबसाइट्स हैं उनके थ्रू भी कई बार आपको रेफरेंसेस मिल के आप उसके अंडर आप आर्टिकलशिप में जा सकते हैं। दीज आर द मेजर वेज। इसके अलावा कहीं ऑफ वेज अगर मिलते हैं तो दोज आर वेरी लिटिल चांसेस ऑफ यू गेटिंग very rare, इनटू very रियल, rare chances. बट दीज आर द मेजर areas through which you can get into a big four. Don't think it's too difficult. Hustle, you will get it. ये तो हो गया अपना प्रोसीजर. Now you also started with due diligence and then you again shifted to statutory audit. Yes. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले तो इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि बिग फोर और मिड साइज. अगर उनमें ये क्लैरिटी है कि नहीं बिग फोर टारगेट है तो देन देयर आर वेरियस फील्ड्स. तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स में भी कंफ्यूज रहते हैं कि इतनी फील्ड्स हो सकती हैं, क्या क्या वो कर सकते हैं ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप और आफ्टर बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी वहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, वेरियस फील्ड्स क्या क्या अवेलेबल है. वो बहुत थोड़ा सारी नई फील्ड्स खुल गई, उस पे बहुत सारी खुल गई क्योंकि और उस पे हमेशा स्टूडेंट्स को 2-3 ही मालूम रहता है कि बस ऑडिट है, टैक्सेशन है. तो आफ्टर बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी वहाँ क्या क्या और अवेलेबल है और ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप भी काफी, जैसा आपने बोला, काफी बड़ा स्कोप ओपन हो गया है सीएस के लिए. जो ट्रेडिशनल फील्ड्स हैं टैक्स ऑडिट वो तो है ही हैं, उसके अलावा भी आप एडवाइजरी और कंसल्टिंग में आजकल बहुत सारा स्कोप ओपन हो गया है. जैसा मैंने बताया, ड्यू डिलिजेंस हो गया, ट्रांसफर प्राइसिंग हो गया, फॉरेंसिक ऑडिट हो गया. What is forensic audit? Forensic audit is another detailed level of auditing. आप उसमें statutory जो guidelines है, again what we said in due diligence, statutory guidelines को ना देखते हुए more of precise nature of कोई fraud है या फिर कोई wrong doings in the business है, आप उसको figure out करने की कोशिश करते हैं. आप जो processes हैं उनको identify करते हैं whether these processes might have some loopholes, या फिर आप इसमें किस तरह से आप इस process को robust बना सकते हैं. Forensic audit कहीं ना कहीं उस एंगल को टच करता है. So auditing coupled with creativity in order to improve. Auditing coupled with creativity, auditing coupled with a lot of detail towards eye towards fine details, auditing coupled with knowing the process, knowing what all loopholes can be, what all loopholes can be exploited, plugging those loopholes, finding out what due to those loopholes what has been the financial loss or business loss. That all is under the periphery or under the purview of forensic audit. तो कौन से ऑर्गेनाइजेशंस में लगेगी फॉरेंसिक ऑडिट्स? कहीं ना कहीं सपोज फॉर एग्जांपल मेरा एक क्लाइंट था जिसमें मैंने फॉरेंसिक ऑडिट किया था. वो लोग, उनमें एक इन्वेस्टर थे, वो बाहर के इन्वेस्टर्स थे और वो बिजनेस को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर नहीं कर रहे थे. उनको कहीं ना कहीं लगा कि बिजनेस में कुछ रॉन्ग डूइंग हो सकती है, तो उनने हमको हायर किया कि आप इनके जो रेगुलर बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, इनके जो फाइनेंशियल्स हैं, इसका ऑडिट कीजिए. हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें फंड्स में हेरा फेरी हो रही है. तो हमने So उस very angles- important for the investors Very to get the important. forensic audit done. Absolutely. Sometimes investors, sometimes other stakeholders think कि यार जो business चला रहा है कहीं ना कहीं वो कुछ गलत कर सकता है, तो कई बार forensic audits को इवन बैंकर्स आल्सो एंगेज फॉर बैंकर्स में कई बार जब बैंक के frauds हुए तो आपने सुना है कि HDFC का forensic audit हुआ या फिर किसी और फॉर्म, HDFC का नाम नहीं लेते हैं अपन. हाँ, तो बैंकर्स में भी ऑफ कोर्स कई बार फ्रॉड्स होते हैं या फिर रॉन्ग डूइंग्स होती है, तो उनका फॉरेंसिक ऑडिट होता है. Forensic audit can be of finances, can be of business processes, can be of IT related forensic audit. So forensic audit is a vast field. It's not specific to CAs even. कई MBAs, कई forensic experts are working in that. So आपको उसमें एक अलग लेवल का एक्सपोजर मिलता है, अलग फील्ड ऑफ एक्सपोजर मिलता है. मतलब सर आदित्य को सुन के लग रहा है कि आपका सब्जेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और कोर सब्जेक्ट है, क्योंकि एक फील्ड बताई आदित्य ने, स्टैट्यूटरी ऑडिट, व्हिच इज अ कंपल्शन एज पर द कंपनीज एक्ट, जो करवाना जरूरी ही है. एंड देन देयर इज फॉरेंसिक ऑडिट और अनदर एक्सटेंशन इज ड्यू डिलिजेंस. करेक्ट. बिल्कुल. सो ये तो 3 मेजर फील्ड्स हैं. मेजर नहीं कह सकते हैं आजकल, फिर भी आपको इजीली नहीं मिलेगा इनमें जाना. आपको आपके बैकग्राउंड, आपका कंसेप्चुअली बैकग्राउंड, एजुकेशनली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, तभी आपको फॉरेंसिक में, अगर आपको बेसिक्स ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं पता है तो आपका वो आई डेवलप नहीं हुआ है जिसमें आप फॉरेंसिक में जाके फ्रॉड पकड़ सकेंगे. तो आपको अपने पहले बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे. इट कैन बी थ्रू टेक्स्ट बुक्स, इट कैन बी थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, बट वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद कई फील्ड्स हैं जैसे कि ट्रांजैक्शन एडवाइजरी, जो कि बहुत बड़ा फील्ड है, जिसमें टैक्स से रिलेटेड एडवाइजरी हो सकती है कि आप कोई मर्जर्स एंड एक्विजिशन कर रहे हैं तो उसमें टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन कैसे हैंडल होगा,
उसमें मेरे को क्या इंश्योर करना है ताकि मेरे पास टैक्स रेगुलेटरी कोई टैक्स रिलेटेड कोई क्वेरी इंक्वायरीज ना बैठ जाए या फिर पेनल्टी ना लगे, तो वो एक वास्ट फील्ड है। That is called as transactional. टैक्स डिलिजेंस कह लीजिए उसको, टैक्स रिलेटेड एडवाइजरी कह लीजिए फॉर मर्जर्स एंड एक्विजिशन पर्टिकुलरली और इन्वेस्टमेंट्स पर्सपेक्टिव। कई बार फॉरेन इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या फिर आप रिवर्स मर्जर कर रहे हैं, मर्जर्स कर रहे हैं, तो आपको वो टैक्सेशन पर्सपेक्टिव देखना बहुत ज़रूरी होता है। स्लम सेल या फिर रिलेटेड अदर रिलेटेड सेल्स एंड ऑल, उसके टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, उसके इनडायरेक्ट टैक्सेशन रिलेटेड इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज कंप्लायंस पार्ट पे एक चूक आपका बिजनेस को बहुत बुरी तरह से हैम्पर कर सकता है, तो वो पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, फाइनेंशियल एडवाइजरी, सीएफओ एडवाइजरी इज अनदर फील्ड। बहुत सारे लोग जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में जानना चाहते हैं, आपने भी 1 साल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में वर्क किया आफ्टर बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो एक्सपोजर क्या है, वो फील्ड क्या है? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग स्पेशली जो अपना स्टार्टअप कल्चर अभी ग्रो हुआ है लास्ट फ्यू इयर्स में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने एक अलग रिदम पकड़ी है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इट्स मोर ऑफ अ जॉब वेयर you have to be on your foot, you have to be working under pressure, you have to be very good at your skills. It's not a core skill job, it's more of a job where you have that eye to find out things, to figure out things कि इस बिजनेस में अपॉर्चुनिटी दिख रही है मेरे को, ये मेरे क्लाइंट्स के साथ इसका बिजनेस अच्छा रहेगा, या फिर ये इन्वेस्टर मेरे बिजनेस को सूट करेगा। तो इन्वेस्टर्स के साथ ब्रोकर करो, क्लाइंट्स के साथ ब्रोकर करो, उनका आईएम प्रिपरेशन, उनका वैल्यूएशन प्रिपरेशन, उनका जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स है टू गेट द इन्वेस्टमेंट, वो सब प्रिपरेशन करने में आपको काम रहता है। फिर आप डील फाइनलाइज करने में आपका रहता है, डील का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो सब आप चीज़ें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में देखते हो। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बहुत फैसिनेटिंग फील्ड है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जितना फैसिनेटिंग वर्क है तो उतना ही हार्ड वर्किंग कल्चर भी है। आपको 15-18 घंटे कई बार आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो बेसिकली मेरे पास 100 करोड़ रुपया पड़ा है और आपको मेरे लिए क्लाइंट ढूंढ के लाना है। Yes. कि मेरा ये 100 करोड़ रुपया कहाँ पार्क हो सकता है? हाँ, या तो आप एज इन्वेस्टर मेरे पास आएंगे तो मैं आपके लिए क्लाइंट्स ढूंढूंगा, या फिर क्लाइंट मेरे पास आएगा कि मेरे को फंडिंग की जरूरत है, तो मैं इन्वेस्टर्स ढूंढने जाऊंगा। और उसमें एक परसेंटेज ऑफ सक्सेस फी और एक रिटेनर फीस जो होता है वो इन्वेस्टमेंट बैंकर कमाता है। तो आई होप दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट क्लियर हुआ होगा कि यार ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वर्ड क्या है, फील्ड क्या है, उसका एक आइडिया आज हमको यहाँ पर गेन करने को मिला। सो ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप बिग फोर में हमारे पास वेरियस फील्ड्स है। मैं कंक्लूड करूंगा यार आदित्य, एक है हमारे पास स्टैट्यूटरी ऑडिट, एक है हमारे पास ड्यू डिलिजेंस, देन वी हैव फॉरेंसिक ऑडिट, देन इफ यू वांट टू गो इनटू टैक्सेशन देन देयर इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। उसमें फिर से कंप्लायंस और असेसमेंट वाला पार्ट है, एक ट्रांसफर प्राइसिंग वाला पार्ट है जो मोस्टली फिर वैसे तो हम बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट देखते हैं। इसके अलावा आपके पास एक फील्ड है एडवाइजरी की, जिसमें अलग अलग तरह की एडवाइजरी कवर होती है। यार इसी में एक बात बताऊं आदित्य कि जब बिग फोर से कोई आर्टिकलशिप करता है और फिर बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसमें और क्या वैरायटी उसके साथ ऐड ऑन होती है फील्ड्स की? बिग फोर्स आपके लिए काफ़ी डोर ओपन करता है। आप उसके बाद कहीं पे भी जा सकते हैं। आप बिग फोर्स में आप जिस फील्ड में उसी फील्ड में कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको एक अच्छा जंप स्टार्ट मिलता है कंपेयर टू जो बिग फोर्स में नहीं है और आके ज्वाइन करें आफ्टर बीइंग क्वालिफाइड, आपको एक अपर लेवल ऑफ स्टार्ट मिलता है। आप उसके बाद बिग फोर्स में इंटरनल जॉब प्लेसमेंट्स भी होते हैं, इंटरनल रोल ट्रांसफर्स होते हैं, तो आप उनके ही डिफरेंट रोल्स हैं जो हमने डिस्कस किए, और उसके अलावा भी कुछ मैनेजमेंट कंसल्टिंग एडवाइजरी रोल्स और होते हैं, उसमें आप जा सकते हैं। उनके इंटरनल प्रोग्राम्स होते हैं बेसिकली। आप बिग फोर्स में ही उनकी ऑफशोर जो प्लेसेस हैं, जैसे कनाडा हो गया, यूएस हो गया, यूके हो गया, वो लोग वहाँ पे भी आपको एक आउटसोर्सिंग के तौर पर भेजते हैं या फिर एक्सपीरियंस लेने के लिए 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने भेजते हैं। तो दैट कैन ऑल्सो बी अ गुड अपॉर्चुनिटी इफ यू वांट टू गो ओवरसीज एंड गेट सम एक्सपोजर देयर। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। फिर बिग फोर्स आपके रिज्यूमे पे इट पुट्स अ स्ट्रॉन्ग वैल्यू इन योर रिज्यूमे। उसके बाद आप इंडस्ट्री में किसी एक अच्छी कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं, आप लाइक वी डिस्कस्ड इक्विटी मार्केट्स में जा सकते हैं। आपको बिग फोर एक बेस तैयार करके देगा। It's a class. It's a class where you are working hard, where you know how to present yourself, where you know how to deal with a lot of things which have larger implications in real life, where you know that how to work under pressure, how to work under long hours and still keep your cognitive thinking in check. So it prepares you for larger things. चल आदित्य, बहुत सारी अपन ने डिटेल में बात की, बहुत सारी फील्ड्स एक्सप्लोर की। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी Multiple बहुत fields कुछ हैं। सीखने को मिला आदित्य से बात करते हुए। एक ओवरव्यू बहुत सारी फील्ड्स का मुझे भी नॉलेज नहीं था कि ओके बिग फोर इज डूइंग दैट आल्सो, बिकॉज जितना मेरा कॉन्वर्सेशन था रिसेंटली, तो देयर वर फॉरेन डोमिनेटिंग कंपनीज लाइक बीसीजी जो कि कंसल्टिंग बिजनेस में बहुत आगे तक लेकर जा रहे हैं, बट देन बिग फोर इज आल्सो डूइंग दैट इज एक्सेप्शनल।
आदित्य एक बहुत ग्राउंड लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. मेरा इंटर क्लियर हो गया, रिज्यूमे कैसे बनाऊं, एक सवाल. दूसरा, लिंक्डइन पे कनेक्ट होना समझ गया, वेबसाइट पे जाके करियर सेक्शन में जाके अपडेटेड रहना है समझ गया. रिज्यूमे पहुंचाऊं कैसे, मेल आईडीज कहाँ से ढूंढूं. आई हैव मेड द रिज्यूमे, आई हैव द रिज्यूमे हैंडी विथ मी. अब मैं उसे पहुंचाऊं कैसे पार्टनर्स तक, रेफरेंस नहीं है मेरे पास. तो कौन सी मेल आईडी मुझे कहाँ मिलेगी एचआर की, प्रोसीजरियल थोड़ा सा. तो एक रिज्यूमे बनाना कैसे और उसे पार्टनर तक पहुंचाना कैसे. परफेक्ट. सो रिज्यूमे बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिज्यूमे आप खुद जाके प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, रिज्यूमे आपको जाके प्रेजेंट कर रहा है. रिज्यूमे इज योर आइडेंटिटी एट द फर्स्ट. इट विल ओपन द गेट्स फॉर यू, इट विल लेट यू पास थ्रू दैट गेट. सो रिज्यूमे बहुत आपका क्रिस्प और स्ट्रांग होना चाहिए. बिग फोर्स जनरली सिर्फ एकेडमिक नहीं देखते हैं, आपके को करिकुलर्स कितने अच्छे हैं, आपने दूसरी फील्ड्स में क्या काम किया है वो भी देखते हैं. बिकॉज बिग फोर डजंट वांट अ बुक कीड़ा, दे वांट होलिस्टिक पर्सनालिटी. तो आपको वो सब चीज़ें भी अपने रेज्यूमे में डालनी है. आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं ड्यूरिंग स्टडीज, ड्यूरिंग स्कूल, ड्यूरिंग को करिकुलर एक्टिविटीज, वो सब डालना है. बट शॉर्ट एंड स्वीट बनाना है. अब 2 या 3 पेज का रेज्यूमे बनाओगे तो कोई नहीं पढ़ने वाला, किसी के पास misconception पॉइंट बहुत नहीं है. रहता है कि मेरा रेज्यूमे बहुत बड़ा है, 3-4 पेजेस में जा रहा है, सो आई विल डेफिनेटली बी सिलेक्टेड कुछ फॉर लोग तो हाँ. बुक भेज देते हैं बाइंड करके. इट. तो वो कोई नहीं पढ़ने वाला है. आपका रेज्यूमे फिर पहली बार राउंड में बाहर हो बाहर हो जाएगा. आपको एक बहुत 1 पेजर क्रिस्प रेज्यूमे बनाना है. एंड इट शुड बी प्रोफेशनल इट आल्सो. शुड बी प्रोफेशनल. मतलब कुछ लोग ऐसा करते हैं, मतलब सॉरी बट आई सीन मोस्ट ऑफ द गर्ल्स की 25% पेज पे फोटो आ रहा है और 75% पे कंटेंट है. तो ऐसा नहीं करना है. बिल्कुल मतलब नहीं. इट शुड बी प्रोफेशनल. कलरफुल डिजाइन ये सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आपको 1 पेज डॉक्यूमेंट के बहुत सारे फॉर्मेट्स ऑनलाइन मिल जाएंगे. ब्लैक एंड व्हाइट सिंपल टेबल फॉर्मेट, आप उसको बनाइए. बहुत स्टैंडर्ड और बहुत अच्छा प्रोफेशनल रेज्यूमे बनता है. और जनरली आईआईएम्स के इंटरव्यूज में या फिर उनके जॉब्स में, कंसल्टिंग फर्म्स में वही 1 पेजर रेज्यूमेज ही चलते हैं. ठीक है, अब पहुंचाओ कैसे इसको, पहुंचाऊं कैसे? जो हमने बोला लिंक्डइन के थ्रू, करियर सेक्शन के थ्रू, ये मेजर सोर्सेज है, चैनल्स हैं जिसके थ्रू आप पहुंचा सकते हैं. फिर आपके फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट कीजिए. तो मेल आईडी कैसे ढूंढूं. मेल आईडी आपको उनकी वेबसाइट्स पे मिल जाती है. जनरली आप करियर सेक्शन में जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे एचआर की ईमेल आईडी या फिर कॉन्टैक्ट की ईमेल आईडी मिल जाती है. तुमको भी पता है पर तुम बताओगे नहीं यार. नहीं है, पब्लिकली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा. बाकी लिंक्डइन पे वही है. आप आज का ऑनलाइन का जमाना है, सब ऑनलाइन कनेक्टेड हैं. if you're well connected on the LinkedIn, on the social media platforms, on the other recruitment websites, you can easily find the people who will definitely help you, because वो भी कहीं ना कहीं किसी की हेल्प के थ्रू ही पहुंचे हैं. तो definitely you'll find people who will absolutely help you. तो भाइयों, मैंने खुरेद के सब कुछ पूछने की कोशिश कर ली. संपूर्ण चर्चा का सार यही है कि अपना लिंक्डइन नेटवर्क बढ़ाना है. जो टाइम तुम लोग इंस्टाग्राम पे लाली लगा के रील्स बनाने में इन्वेस्ट करते हो, उसका 1/4 टाइम तुम लिंक्डइन में इन्वेस्ट करना शुरू करोगे तो माइट बी बिग 4 के चांसेस जो है वो ज्यादा ब्राइट हो जाएंगे. ट्रेंडिंग रील की जगह ट्रेंडिंग बिग 4 हो जाएगा. तो थैंक यू सो मच यार आदित्य. इट इज एन ऑनर टू टॉक टू यू वेरी ऑनेस्टली. मतलब यू आर honor is young mine, and sir. the personality you have grown into, that is exceptional. I have seen you when you were studying in CA Inter, though we did not have that much of interaction. But seriously, man, you really deserve a huge round of applause from every one of us. तो यार बस कंक्लूडिंग नोट पे ये बता दो कि बिग फोर्स के 2 जो लास्ट क्वेश्चन हर स्टूडेंट के मन में होता है कि सपोज इफ आई एम नॉट इन बिग 4 या सपोज आई एम इन बिग 4, तो व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इन बिग 4 और नॉट बीइंग इन बिग 4? Perfect. So pros and cons of course बहुत सारे होंगे. मैं कुछ लिमिटेड पॉइंट्स आपके सामने चार्ट आउट करता हूँ. बिग 4 में रहना, फर्स्ट इट एड्स वैल्यू टू योर रेज्यूमे. ओके. सेकंड इट गिव्स यू गुड एक्सपोजर. आप बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ डील करेंगे. आदित्य बिरला ग्रुप का ऑडिट करेंगे, गोदरेज ग्रुप का ऑडिट करेंगे, HUL का ऑडिट करेंगे, या फिर और लार्ज इंडस्ट्रीज का ऑडिट करेंगे. तो आपको एक अच्छा लेवल ऑफ एक्सपोजर मिलता है. यू नो व्हाट लेवल ऑफ ग्रोथ यू वांट इन योर लाइफ, व्हाट लेवल ऑफ ग्रोथ इफ यू डू समथिंग ऑफ योर यू वांट इन दैट. एट द सेम टाइम बिग 4 आपको एक पर्सनालिटी ओवरऑल ग्रूमिंग करने का मौका देता है. आपकी कॉन्स्टेंटली लर्निंग एंड डेवलपमेंट होता है, ट्रेनिंग्स होती हैं, आपको बेसिक एटिकेट्स के सेशंस होते हैं कि कटलरी कैसे यूज करना है, आपको डाइनिंग टेबल के एटिकेट्स सिखाए जाते हैं, आपको वाइन का ग्लास किस तरीके से कौन से ग्लासेस होते हैं ये भी बताया जाएगा कि हाँ. वाइन का ये है, बियर का ये ग्लास है, विस्की का ये ग्लास है. मैं क्योंकि तो- कमजोर हूं उसमें थोड़ा सा. तो आपको ये बताएंगे कि 10 o'clock पे आपको अगर आपने नाइफ एंड फोक रखा है, मतलब आपका खाना हो गया, तो प्लेट आपकी उठाई जा सकती है. सो बेसिक एटिकेट्स भी सिखाई जाएंगी. ये तो तय है कि यू आर योरसेल्फ अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ ग्रूमिंग.
है ना, फ्रॉम बीइंग अ स्टूडेंट टू चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो Yeah. मैंने आपको देखा था, जो मैं आज आपको देख रहा हूँ, ये प्रोज हुए। अब कॉन्स क्या है? कॉन्स यही है कि आपको एक बहुत लिमिटेड एक्सपोजर मिलेगा। अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट में हैं तो 3 साल आप फिर स्टैट्यूटरी ऑडिट ही करेंगे। Okay. और अगर आप किसी बड़े क्लाइंट में हैं तो आप मेजरली उसी क्लाइंट पे अपना 1 या 2 साल डिवोट करेंगे, तो आपको एक डीपर लेवल ऑफ नॉलेज मिलेगा, बट एक लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज मिलेगा। तो वहीं पे मिड साइज फर्म्स जो होती हैं वो दैट्स अ प्रो फॉर देम, बिकॉज इफ यू आर इन अ मिड साइज फर्म आप 3-4 टाइप का एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको टैक्सेशन में भी एक्सपीरियंस मिल जाएगा, आपको फाइनेंस में भी एक्सपीरियंस मिल जाएगा, आपको ऑडिटिंग में भी एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो अगर आप खुद का कुछ करने की सोच रहे हैं तो मिड साइज माइट बी अ गुड ऑप्शन। अगर आपको जॉब करना है, आपको अपना रेज्यूमे बहुत स्ट्रांगली बिल्ड करना है, देन बिग फोर कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। मिड साइज में आप अगर एक्सपोजर लेते हैं तो आपको यही है कि आपको एक ग्राउंड लेवल की भी रियलिटी पता है कि इंडिया में जो स्मॉलर क्लाइंट्स हैं वो कैसे एक्ट कर रहे हैं। और आप मिड साइज में तो कहीं ना कहीं आपके पास एक बिगर चंक ऑफ क्लाइंट्स भी होगा जो बेसिक इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, जो आपको बताता है कि बिजनेसेस एक्चुअली ऑन ग्राउंड कैसे हो रहे हैं, छोटे वाले या फिर मीडियम साइज बिजनेसेस। वहीं आपके पास एक कहीं ना कहीं बड़े बिजनेसेस का भी एक्सपोजर आएगा। तो दैट इज ऑल्सो वर्थ ऑफ एक्सपीरियंस टू एक्सप्लोर। Means if I want to go further, I want to go in practice, तो फिर mid size firm will be a better option. मिड साइज विल गिव यू गुड एक्सपोजर। Good मिड साइज में बिकॉज़ आपको काम असली उसी पता चलेगा। सिनेरियो में रह के करना है। हाँ, मिड तो साइज में आपको आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो खुद को। एग्जैक्टली आपने जैसे ही सीए बने आपके पास डायरेक्टली बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी क्लाइंट बन के, आपको Okay. छोटे से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, तो सही वो बात है। एक्सपोजर आपके पास रहेगा। ये एडवांटेज होगा जब हम प्रैक्टिस में हाँ, या करना चाहेंगे। प्रैक्टिस में उतरना चाहेंगे। ग्रेट। So thank you so much यार आदित्य। I mean and sir मतलब to be very honest, a proud mentor of me, मुझे हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है मैं इसको वही देख मैं के उसी basically। पॉइंट पे आ रहा था। है ना? You are also proud mentor of me। तो you know seriously it was great sir। Great। मतलब मजा आया। Very great success you have achieved from being a student to a chartered accountant और personality grooming जबरदस्त भाई, मजा आ गया देख के। नहीं सर, तुम्हारी ऑनर ज्यादा इज तारीफ। टोटली माइन, ऑनर इज टोटली माइन सर। अगर आप लोग नहीं होते But you तो deserve that, you deserve that। नो, अगर आप लोग नहीं होते तो शायद ये सब भी पॉसिबल नहीं था, बिल्कुल भी। आप लोगों से ही इंस्पिरेशन लेके मैंने देखा है लिटरली आप लोगों को सुबह 8 बजे आके क्लास लेते हुए रात को 10-11 बजे तक पढ़ाते हुए। वहीं से हम लोगों को पता चला है कि कितना भी कुछ भी हो जाए, घर में कुछ चल रहा हो, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चल रहा हो, आप 100% अपना पढ़ाई में देते थे। तो आपसे ही कहीं ना कहीं वो निकल के आया कि कैसे आगे बढ़ना है और कितनी मेहनत जरूरत है। हार्ड वर्क हैज नो सब्स्टिट्यूट। तो वो आप लोग ही Absolutely correct, पिलर्स हैं सर। absolutely correct। Yes, hard work has no substitute, correct। So thank you so much। ऐसे ही मिलते रहेंगे बिल्कुल। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोग लेके आएंगे। तो यार बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। विल कम अप विद मोर पॉडकास्ट लाइक दिस। अगर तुम्हें ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो एंड यू रियली वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस यू कैन पुट अप इन द कमेंट सेक्शन। मैं आदित्य से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़े से एक्टिव रहे व्हाइल इट इज बीइंग पोस्टेड ऑन यूट्यूब, तो वो रिवॉर्ड भी करते जाएंगे इन द कमेंट सेक्शन। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर तुम्हें लगता है कि ऐसे ही और पॉडकास्ट आने चाहिए तो थोड़ा सा अप्रिशिएट भी कर देना, पुट अ लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय। Bye bye, thank you।